हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। ओके, हम लोगों ने पिछली बार डिज़ास्टर मैनेजमेंट का लेसन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फेमाइन पढ़ा था। तो आज हम लोग उसके आगे का हिस्सा जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्लाउड बर्स्ट। और आज हमको पढ़ना है क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, उसके बाद में वोल्केनो और सुनामी। 4 चीज़ें पढ़नी है। हाँ, तो वैसे आप लोगों को लाइटनिंग मालूम है, वोल्केनो भी आपको पता है और सुनामी भी पता है। क्लाउड बर्स्ट आपके लिए नया है। तो देखते हैं हम लोग अभी क्या है ये सब चीज़ें। पहले हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक देखेंगे। टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पर है ये? पेज नंबर 66 पर है। देखो, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, क्लाउड बर्स्ट यानी आसमान का फटना। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट में जो है वो हम लोग देखेंगे अभी किस तरह से आसमान जो है वो फटते हैं, किस तरह से आसमान जो है वो फटते हैं। आप लोगों को अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा यहाँ पर कि क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मिस। हाँ, यस तो मिस। आप देख सकते हो यहाँ पे आसमान कैसे फटता है। देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है, यहाँ से फट रहा है, ये इधर दिख रहा है। यहाँ पे देखो क्लाउड बर्स्ट, यहाँ पे एकदम साफ तौर पे दिखाया जा रहा है। तो किस तरह से आसमान फटता है। ठीक है, और ये आसमान जो फटने का जो सब कुछ होता है, ये किस वक्त में होता है? रेनी सीजन में ज़्यादातर होता है। रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा जो है वो रेनी सीजन में जो है वो इस तरह से जब लाइटनिंग होती है, इसको लाइटनिंग बोलते हैं, बिजली चमकना। तो ये लाइटनिंग होती है, तो उस वक्त में लाइटनिंग होती है, बहुत तेज़ रेन होती है, उस वक्त में हम लोगों को जो है वो क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है, दिख रहा है ये आपको? यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें एक साथ में दिखाई दे रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और ये लाइटनिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लाउड बर्स्ट जो किस तरह से होता है। अगला, पहले पिछली बार जो हमने देखे थे अब वो भी देखते हैं हम लोग, फेमाइन। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को इमेजेस नहीं बताई थी। तो ये फेमाइन है। फेमाइन यानी भूख। भूख जो होती है वो किस वजह से होती है? कहत पड़ता है, कहत हो जाता है ना, ज़मीन सूख जाती है, सब सूखने के बाद में कहत पड़ता है, तो उसको बोला जाता है फेमाइन। दिख रहे हैं आप लोगों को कितने? देखो, गांव के गांव जब वो है इस तरह से होता है तो सब लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी तरफ रहने के लिए जाते हैं। देखो कैसी हालत होती है लोगों की भूख के मारे, ज़मीन कैसे सूखती है। ठीक है, ज़मीन सूखती कैसे है, और सूखने के कारण से ये जो वो ड्राउट्स बोलते हैं इसको, ड्रॉट्स। ड्रॉट्स यानी ज़मीन का सूखना, सूखा। देखो, ना खाने की वजह से बच्चे की हालत देखो कैसी हो गई है। लोगों को फिर कोई ना कोई आता है और इतने ऐसे सब खाने वगैरह बांटता है। तो ये है फेमाइन। फिर उसके बाद में हमने देखा क्लाउड बर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं क्लाउड बर्स्ट। हमारी किताब में हम देखते हैं, टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में आपके क्लाउड बर्स्ट के बारे में क्या दिया हुआ है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट। सो व्हाट कॉजेस रेन? रेन किसकी वजह से होता है? कौन बताएगा? रेन किस वजह से होता है? बरसात किस वजह से होती है? कौन से मौसम के बाद बरसात होती है? गर्मी के। गर्मी के बाद। गर्मी में क्या होता होगा तो जिसकी वजह से बरसात लगती है? मिस। बोलो, धूप। बोलो। धूप की वजह से। धूप की वजह से क्या होता है? बोलो अनम। धूप की वजह। हाँ बोलो धूप अनम। की
धूप की वजह से समुंदर में भाप होती है और भाप ऊपर जाके बादल बनता है और बारिश हो वेरी जाती गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो water of the sea converts into vapor and it turns into cloud। किसमें टर्न होता है वो? क्लाउड में। है। और वो क्लाउड जो है वो फिर बरसात बन के, रेन बन के नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, समटाइम्स द वाटर कमिंग फ्रॉम रेन क्लाउड्स डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। और कभी कभी क्या होता है, वो जो पानी है वो ज़मीन पर नहीं आ पाता, वो आसमान में ही अटक कर रह जाता है। इंस्टेड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, ये किस वजह से होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, पानी जो है वो सिर्फ भाप बन के ऊपर जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। हाँ, इट वेपराइजेस एंड गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड, और वो लगातार एक ही क्लाउड में जमा होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। एज अ रिजल्ट एट मोमेंट ऑफ वेपर इन दोज क्लाउड्स बिकम्स वेरी हाई। और जिससे क्या होता है, एक थैली में हम लोग पानी भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे, है ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि वो थैली थैली जो है वो फट जाएगी, है ना। तो यही होता है क्लाउड्स के साथ में भी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते जा रही है, बिल्कुल लगातार पड़ते जा रही है, तो पानी जो है वो वेपर बनकर ऊपर जाते रहता है, लेकिन उसको नीचे बरसने के लिए मिलता ही नहीं है, क्योंकि बरसने के लिए क्लाइमेट थोड़ा बदलना पड़ता है, तो वो नहीं बदलता है। टेम्परेचर हाई रहने की वजह से वेपर ऊपर ऊपर जाके जमा होते रहते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा होता है कि वो सब क्लाउड्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं। ड्यू टू रैपिड condensation, the rain suddenly over a specific and small region at the rate of 100 millimeter per hour or more, this is known as cloud burst। और जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले तो बहुत जोर से बरसात होने लगती है, वो पानी नीचे आना चाहिए ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से बरसात होती है, और फिर कभी कभी क्लाउड जो है वो फटकर एकदम से थपाक से पूरा पानी नीचे गिर जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। समझ में आ गया ना? जैसे हम लोग थैली में पानी भरते जा रहे, भरते जा रहे, सोच सकते हैं ना कैसा होता होगा। और अभी आपने तो पिक्चर भी देखे उसका कि क्लाउड बर्स्ट कैसे हो रहा है ना। अभी बताइए, आपको थोड़ी देर पहले क्लाउड बर्स्ट कैसे हो रहा है वो, है ना, आप लोगों ने देखे। तो यहाँ पर ये देखने से भी आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि देखो यहाँ से बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है, तो वो क्या हो गया, बादल फट गए और पूरा पानी एक जगह से थपाक से पूरा नीचे आ गया। तो ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना। तो इसको बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। ओके, तो क्लाउड बर्स्ट अच्छे से आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। डू यू नो अ क्लाउड बर्स्ट अकर्ड एट लेह, लेह लद्दाख में ऑन 6 अगस्त को 1910 में जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था। द क्लाउड बर्स्ट दैट अकर्स इन मुंबई ऑन 26 अगस्त 2005 was extraordinary and unforgettable। On that day, it rained about 950 millimeter, यानी तकरीबन कितना है देखो, 1000 तक के जा रहा है, इतनी तेज और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। दैट इज़ 37 इंचेस इन 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे में लगातार बारिश हो रही थी। एंड द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई वॉज वाटर लॉक्ड एंड फ्लडेड, मुंबई में पानी भर गया था ना पूरा वो। तो इसी को बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। वाई शुडंट वी वेट एट द फुट हिल वाइल इट इज रेनिंग हेवीली। हमको कभी भी हिल के, जो पहाड़ होता है ना उसके जो पाया होता है उसके पास में हमको नहीं रुकना चाहिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्या होता है उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, पहाड़ जो है ना, पहाड़, वो पूरे पहाड़ जो है वो लैंडस्लाइड होती है उसकी,
पूरे पहाड़ की मिट्टी जो है पूरी बह के आ जाती है, पूरा पहाड़ बह के आ जाता है। इसीलिए कभी भी हमको ज़्यादा बारिश होती है उस वक्त में पहाड़ के पास में खड़े रहना नहीं चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे फ्लड। हाँ, फ्लड जो होता है ना, फ्लड कैसे आता है, सैलाब कैसे आता है। हाँ, फ्लड तो आप लोगों को मालूम है ना, सैलाब कैसे आता है वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो सैलाब आता है वो भी किस वजह से आता है, जैसे ये अभी क्लाउड बर्स्ट आप लोगों ने देखे, वैसे ही देखेंगे हम लोग फ्लड कैसे आता है। हाँ, फ्लड जो है वो अलग अलग तरीके से, फ्लड यानी सैलाब, पानी का सैलाब कैसे होता है। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो। यस मिस। हाँ, देखो सैलाब से कैसे सब पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं, पूरा के पूरा शहर डूब गया है, देखो शहर की गाड़ियां सब डूब गई है। तो किस तरह से उन लोगों को सैलाब जो है वो किस तरह, देखो यहाँ पे ये वाला इमेज दिख रहा है आप लोगों को। तो यस मिस। ये देखो कैसे पूरा पानी भर गया है, ये पूरा अपने मुंबई में जो फ्लड हुआ था ना अभी जो हमने पढ़े, वो है क्लाउड बर्स्ट हो गया था। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से क्या हो गया था, पूरा फ्लडेड हो गया था पूरा मुंबई। तो हाँ, तो ये हमको याद रखना है सब। उसके बाद में फ्लड हो गया था, अभी देखेंगे हम लोग हमारी बुक में जाएंगे दोबारा, टेक्स्ट बुक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। वो फ्लड के बारे में, व्हाट इज मेंट बाय फ्लड। अभी फ्लड हमने देखे कैसे होता है वो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, और फ्लड के कारण क्या होता है, सब कुछ, सब क्या हो जाता है, डूब जाता है। सब डूब जाता है, सब बर्बाद हो जाता है ना, सब टूट फूट जाता है ना। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्लड एंड द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। Collect information about the flood that have occurred at various places in Maharashtra in the last few years। आपको ये गूगल पे जाएंगे तो सब मिलेगा। आप अभी कुछ साल पहले की बात क्या है, कहाँ कहाँ पे फ्लड आया था और उसमें क्या क्या हुआ था, लोगों की ज़िंदगी कैसे उसमें सब खराब हो गई थी, सब बर्बादी हो गई थी, सबके घर गाड़ी सब कुछ बह के गया था उस फ्लड के पानी में। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड। अब फ्लड आता है तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी इलाके में हम लोग अगर डैम बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक, हम लोग अगर टैंक बनाते हैं। मेकिंग रिवर बेड फ्लैट, और रिवर बेड जो है, जो नदी के नीचे का जो हिस्सा है, देखो बहुत बड़े 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 पत्थर आने की वजह से वो आबड़ धोबड़ हो जाती है ना ज़मीन उसकी, तो उसको फ्लैट करना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, और हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा जंगल होने चाहिए। कनेक्टिंग रिवर्स, और रिवर्स जो है वो कनेक्ट रहनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, अगर फ्लड आया भी तो उसका पानी फटाफट रिवर में मिक्स हो जाएगा, है ना। फॉरेस्ट अगर है, जंगल बहुत सारे हैं, तो फ्लड का पानी जो है वो शहर वगैरह में वो पेड़ पौधे आने नहीं देंगे, रोक के रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं जब फ्लड आता है उसको रोकने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द National Flood Commission in 1976. The commission has made special efforts towards the control of flood, और इन लोगों ने फ्लड को कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें की है। अ प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज केप्ट रेडी फ्रॉम नेशनल लेवल टू विलेज लेवल, यानी एक अच्छा बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है कि पूरे इंडिया में फ्लड आया तो क्या करना चाहिए, और अगर कोई इंडिया के किसी छोटे से गांव में फ्लड आया तो क्या करना चाहिए। यानी बड़े से लेकर छोटे से छोटे लेवल पर
हम उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। ये प्लान किस लिए बनाए हुए हैं, ताकि हम लोगों की जिंदगियां बचा सके। और बहुत लोगों के प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। प्रॉपर्टी यानी खेत है, जमीन है, जायदाद है ना। घर में सोना चांदी रखा हुआ है, पूरा के पूरा घर बहा के लेके गए, तो बह जाने के बाद में किस में कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, किसका सोना किधर है, चांदी कितनी है, खेत कितना है, अनाज कितना है ना। नहीं ढूंढ सकते। तो ये प्रॉपर्टी के लॉसेस हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, ये जो कमीशन है ये सब चीज़ें तय करता है। उसके लिए हमको रास्ते बताता है, सुझाता है कि फ्लड आने वाला रहेगा, तो हमको पहले से थोड़ा सा पता लग जाता है। जैसे आप लोग अभी न्यूज़ में देखते रहोगे तो बताता है ना कि कल जो है वो बहुत तेज़ बरसात होने वाली है, पहले से मालूम पड़ता है फोरकास्ट। तो इसके ज़रिए हम लोग जो है वो अपने को बचाने की कुछ ना कुछ तैयारी कर सकते हैं। अगला है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग का अभी मैंने आप लोगों को बताई कैसे बिजली चमकती है, ये सब आप लोगों ने अभी देखे है ना। बिजली चमकती है किस तरह से, तो ये ये आपको, हाँ, बिजली चमकने की वजह से आपको मालूम होगा कि बिजली भी क्या होती है, गिरती है ना, बिजली भी गिरती है, मालूम है ना। तो ये जो है यस लाइटनिंग जो है, हाँ, फ्लड फ्लड के बारे में हमने अभी देखे। उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे लाइटनिंग के बारे में, ठीक है। लाइटनिंग है ना। लाइटनिंग देखो, दिख रहा है आप लोगों को, हेलो। यस मिस। हाँ, ये सब पिक्चर यस यस दिख रहा है मिस। ना। देखो लाइटनिंग कितनी खतरनाक तरीके से लाइटनिंग हो रही है, और ये देखो ये लाइटनिंग कैसे गिर रही है पानी में, दिख रही है। तो लाइटनिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। इससे भी अगर बिजली किसी चीज़ पे गिर जाती है तो वो सब चीज़ें जो है वो जल कर राख हो जाती है। हाँ, बिजली यानी एक आग है, आग की तरह होती है ये। तो जिसके ऊपर अगर बिजली गिरती है तो क्या होता है, उसमें हम लोगों को सब झुलस जाता है, सब खराब हो बारिश हो जाता है। ना तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हाँ, सबसे खतरनाक है, मोबाइल को तो बहुत जल्दी कैच करती है ये। लाइटनिंग जो है वो मोबाइल को बहुत जल्दी कैच करती है, इसलिए बरसात के मौसम में, बहुत सही बोला, बरसात के मौसम में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो किसी का फोन आता है तो हमको बरसात में बाहर फोन निकाल के रिसीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब लाइटनिंग के पिक्चर्स हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं लाइटनिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। किताब में हम देखेंगे लाइटनिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। हैव यू सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। अभी आप लोगों ने देखे सबने। व्हेन, कब होता है ये, लाइटनिंग कब होती है, कौन से सीजन में होती है लाइटनिंग। रात के बरसात। सीन। हाँ, वेरी गुड, बरसात के सीजन में लाइटनिंग होती है। सो व्हाट कॉजेस लाइटनिंग, लाइटनिंग किस वजह से होती है, किसी को पता है, लाइटनिंग किस वजह से होती है। अभी मिस बारिश होने की वजह बारिश होने की वजह से लाइटनिंग कैसे होगी। अभी हम लोगों ने पढ़े वाटर वेपर ऊपर जाते हैं और उससे क्या बनते हैं आसमान में। से। बादल। हाँ, क्लाउड्स, बादल। क्लाउड्स क्लाउड्स बनते हैं ना। तो वो क्लाउड्स जो क्लाउड्स। ना वो एक दूसरे से टकराते हैं। क्लाउड्स जो है वो, तो बादल टकराते तो हाँ, बिजली गिरती। हाँ, जैसे हम लोग दो पत्थर को एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे तो चिंगारी निकलती है ना। दो पत्थर को एक दूसरे यस के मैम। ऊपर जोर से टकरा के देखो, चिंगारी निकलती है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके यस। से जब दो क्लाउड्स, इतने बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उसके कारण से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। ओके, समझ में आया इतना अच्छे से। सो यू हैव लर्न अबाउट जनरेशन of electric charges and lightning strikes in the lesson on static electricity. In this lesson, we shall learn
समथिंग मोर अबाउट लाइटनिंग एंड द मेजर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इट। तो हम लोग लाइटनिंग के बारे में इसमें और पढ़ने वाले हैं, और हम अपने आप को लाइटनिंग से किस तरह बचा सकते हैं। वंडरफुल थिंग्स टू नो, लाइटनिंग टेम्परेचर intense than the sun। कितनी कितनी इम्पोर्टेंट बात है, देखो लाइटनिंग का जो टेम्परेचर होता है ना, उसकी इंटेंसिटी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होती है। लाइटनिंग की इंटेंसिटी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाइटनिंग का जो है वो इसी वजह से, जब लाइटनिंग गिरती है तो सब क्यों झुलस जाता है, जल जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सन से भी ज्यादा है। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड, सब लाइटनिंग ग्राउंड जमीन के ऊपर नहीं आती है ना। हम लोग देखते हैं कितनी बार बिजली आसमान में चमक रही वहीं पे रहती है ना, जमीन पे नहीं आती है। Yes, please. In fact, about 95% of the lightning flashes are limited to the sky. Only 5% of the lightning reaches the ground. Lightning can be generated within one cloud, between two clouds, or between a clouds and the ground. कितने तरीके से होती है, एक क्लाउड के बीच में भी लाइटनिंग होती है, बहुत सारे क्लाउड्स के बीच में भी लाइटनिंग होती है, या जमीन के ऊपर क्लाउड गिर जाता है उससे भी लाइटनिंग होती है। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ क्लाउड से क्लाउड टकराता है तो ही लाइटनिंग नहीं होती है। हाँ, अबाउट 40 लाइटनिंग फिशेस फ्लैशेस अकर्स पर सेकेंड इन द एटमॉस्फेयर। एक सेकंड में 40 लाइटनिंग फ्लैशेस हो सकते हैं। द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन दैट ऑफ द सन। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर expands suddenly and a loud crashing sound is heard। उसका जो क्रैशिंग साउंड आता है ना बिजली का, हम लोग को कितना डर लगता है वो आवाज सुन के। तो किस वजह से होता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द, हाई टेम्परेचर की वजह से द एयर अंडर हाई प्रेशर क्या होती है? एक्सपैंड हो जाती है, हल्की हो जाती है ना हवा, वो फैल जाती है, और सडनली एंड अ लाउड क्रैशिंग साउंड इज हियर। साउंड वेव्स किस में रहते हैं? एयर में रहते हैं, इसलिए वो आवाज जो है वो सब तरफ फैल जाती है। नाउ, डू यू नो लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम्स। लाइटनिंग जो है वो ज्यादातर ओपन ग्राउंड में ज्यादातर गिरते रहती है। द वर्ल्ड mortality rate due to lightning is low. However, survivors of lightning strikes suffer long term। जिसके ऊपर भी बिजली गिरती है उसको उसका असर बहुत दिनों तक रहता है। Effects: immediately treatment of lightning affects persons can save their life। हमको तुरंत उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इंसान मर जाता है। A study of place struck with lightning show that it happens more on open ground than under a tree or near water। ओपन ग्राउंड में ज्यादातर बिजली गिरती है, पानी में कम गिरती है, और किसी घर वगैरह की जगह पे कम गिरती है। Mishap have occurred most often when a person is at high place or near a tall object। हादसे, मिशाप यानी हादसे, ज्यादातर कैसे हुए हैं? उन इंसानों के साथ में हुए हैं जो किसी ऊंची जगह पर चले गए हैं या किसी ओपन ग्राउंड में चले गए हैं। हाँ, तो उनके साथ में ये हादसा हुआ है। What precaution will you take during थंडर स्टॉर्म? थंडर स्टॉर्म यानी बिजली कड़कती है ना, जो उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो उस वक्त में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूरा के पूरा आपको याद रखना है। डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री। हाँ, उसके बाद डू नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री। तो थंडर स्टॉर्म यानी जो हवा का झक्कड़ होता है या तूफान होता है ना, उसको बोला जाता है। हाँ, तो
उस वक्त में हमको क्या करना चाहिए? डू नॉट स्टैंड अपॉन ओपन ग्राउंड और बिलो ट्री। देखेंगे हम लोग थंडर स्टॉर्म किस तरह से होते हैं, ठीक है, देखते हैं थंडर स्टॉर्म कैसे होते हैं वो। देखो थंडर स्टॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से थंडर, हाँ, ये लाइटनिंग का रिलेटेड है उससे। ये जो बिजली जब चमकती है, यस मिस। तेज हवा आनी शुरू होती है और सब मिट्टी धूल मिट्टी सबको उड़ाती है ना, तो उस तरह का जो तूफान होता है, स्टॉर्म यानी तूफान, स्टॉर्म किसको बोलते हैं? तूफान को बोलते हैं। तो उस तरह का जो तूफान होता है उसको बोला जाता है थंडर स्टॉर्म, ठीक है। बिजली के चमकने से, बहुत तेज हवा आने से सब जो है वो तूफान आता है, उसी को बोला जाता है थंडर स्टॉर्म। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है वो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी ऐसी जगह पे रुकना चाहिए जहां पर हम लोग जो है वो कोई पेड़ ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो कि जो टूट कर हम हमारे ऊपर गिर जाए। डू नॉट गो टू अ हाई लोकेशन और क्लाइम अ ट्री। हमको ऊपर एकदम चढ़ना नहीं चाहिए कहीं पे हाई लोकेशन पर, या किसी ट्री वगैरह के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। डर के मारे बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। ओके, सो थर्ड वाला पॉइंट जो है वो, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डू नॉट स्टैंड नियर द इलेक्ट्रिक पोल। सबसे खतरनाक, इलेक्ट्रिक पोल अगर टूट के गिर गया तुम पर तो वो बिजली से शॉक भी लगेगा। और टेलीफोन पोल, टेलीफोन के पोल से भी वही होगा। और टावर, किसी टावर के नीचे हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए। डू नॉट लर्न ऑन वायर्ड फेंसेस अराउंड अ फार्म। हाँ, लीन, डू नॉट लीन ऑन, लीन यानी झांकना, उसके ऊपर झुकना। तो हमको झुकना नहीं चाहिए किस पे? जो वायर फेंसेस होते हैं ना, किसी ग्राउंड के बाजू में जो तार लगी हुई होती है, अ कंपाउंड, अ गार्डन और अ हाउस, किसी के भी बाजू में जो तार होती है उसके ऊपर झुकना या उसको क्रॉस करना नहीं चाहिए। इफ यू आर ऑन अ टू व्हीलर, अ बाइसिकल, अ ट्रैक्टर और अ बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू द सेफ प्लेस। उसमें से निकलकर हमको सेफ प्लेस में जाना है। डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। एक जगह में सब लोग जमा नहीं होना चाहिए। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स बिटवीन एनी टू पर्सन। दो लोगों के बीच में 15 मीटर का फासला, 15 फीट का फासला होना चाहिए। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बटन चालू करके उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज अ मोबाइल और अ टेलीफोन, अभी बोले ना मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टैंड ऑन ड्राई वुड, एक सूखी लकड़ी के ऊपर खड़े रहने की कोशिश करो। अ प्लास्टिक शीट, एक किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर खड़े रहो। सैक और जूट क्लॉथ और ड्राई लीव्स, जो गोनी होती है ना, गोनी, वो गोनी के ऊपर खड़े रहो या सूखे पत्ते के ऊपर खड़े हो जाओ। कीपिंग योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नीज एंड क्रच लो। यानी आपको आपके हाथ वगैरह जो है वो सर के पीछे रखकर, नीचे जैसे मुर्गा बनते हैं ना वैसे आपको सर नीचे करके बैठना है। स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर। मछली, इसीलिए देखो फोरकास्ट में बताता है ना कि आज तूफान आने वाला है, तो मछली पकड़ने वाले लोग समंदर में न जाएं, उन लोग को पानी से दूर रहना चाहिए।
A pakka house is the safest place. Find out if there is a lightning conductor on any tall building near your house. If necessary, get a lightning conductor fitted on your house. तो ये सब हम लोगों को देखना चाहिए, इसीलिए जो 3 पिन होता है ना, 3 पिन में अर्थिंग होती है, तो ये अर्थिंग जो है इस वक्त में बहुत काम करती है और इससे हमको बचाती है। तो लाइटनिंग का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया समझ में अच्छे से? Yes, please. Yes, please. अगला हम देखते हैं वोल्केनो का। वोल्केनो हम देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन कैसे होते हैं। वोल्केनो यानी लावा जो फटता है ना, उसको बोलते हैं वोल्केनो। हाँ, तो अगला हम लोग देखेंगे वोल्केनिक इरप्शन, लावा कैसे फटता है। ठीक, लावा दिख रहा है अभी सब लोगों को स्क्रीन पर? Yes, miss. Yes, miss. देखो कितने अलग अलग तरीके से लावा फट रहे हैं, देखो, है ना? वोल्केनिक वोल्केनिक इरप्शन है ये सारे। हाँ, सब देखो लावा कैसे फट रहा है, देखो। मिस वोल्केनो समंदर में भी होता है ना? हाँ, वोल्केनो समंदर में भी होता है, और ये वोल्केनो जो समंदर में होता है ना, उसी से जो बड़ी बड़ी लहरें आती है उसी को बोला जाता है सुनामी। हाँ, इसलिए पहले वोल्केनो का, हाँ, पहले वोल्केनो के बारे में दिया हुआ है आप लोगों को, और उसके बाद में सुनामी के बारे में है आपकी किताब में। तो जब वोल्केनिक इरप्शन समंदर में होता है तो जिसकी वजह से सुनामी लहरें जो है वो उठती है। ठीक है, दिख रहा है सब आप लोगों को? तो देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी तो इस तरह से आपको वोल्केनिक इरप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, पेज नंबर 68 पर। 68, अ वोल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट और फिनोमिनन, ये सब नेचुरल डिजास्टर है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट, जमीन का अंदर से हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। मूवमेंट ऑफ हॉट सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली अकर फ्रॉम द इंटीरियर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंदर से बाहर की तरफ उसका मूवमेंट होते रहता है। एज अ रिजल्ट समटाइम्स द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस सब्सटेंसेस below the earth crust are pushed towards the crush. When these substances come out of the earth crust in a eruption and start flowing, it is called as volcano. यही जो जमीन के अंदर का जो लावा है, जमीन के अंदर की हीट है, वो बाहर निकल कर आती है, वो बाहर निकल कर आना उसी को बोला जाता है वोल्केनो। What are the effects of volcano? अब वॉल्केनो से क्या इफेक्ट होगा जरा सोच के बताओ। फ्लड का पानी आता है तो लोगों को ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, फिर उसमें लोग मर नहीं जाते, बह जाते हैं जो, तो किसी को स्विमिंग नहीं आती तो मर जाते। लेकिन जब लावा फट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा लोगों का हाल, बोलो जल्दी। जल के राख। जल के राख हो जाते हैं, है ना? तो द केमिकल सब्सटेंसेस सच एज लावा, वेपर, हॉट मड, जब मिट्टी भी जो है वो गर्म हो जाती है, मड यानी मिट्टी, सल्फर एक्सेट्रा गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देयर बाय माउंटेन एंड हिल्स आर क्रिएटेड, और इसी के वजह से
जो ये माउंटेन बने ना और हिल्स बने वो उसी की वजह से बने हैं, क्योंकि ये लावा निकल कर जब वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है और फिर उसका पहाड़ बनता है तो वो माउंटेन बनता है। द एटमॉस्फेयर गेट polluted due to the ash and gases ejected by the volcano। पूरा के पूरा माहौल जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो ऐश यानी राख, ऐश जो बनती है और उसमें से जो गैस निकलती है वो सारी माहौल में फैल जाती है। थोड़ा सा देखो, अभी दिवाली के मौसम में थोड़े देर तक पटाखे बजाते हैं तो कैसा हो जाता है, और वो पटाखों की बास सब तरफ फैल जाती है, होता है कि नहीं? हाँ, यस वैसा ही, मैम। तो वैसा ही ये जब लावा फट के बाहर आता है ना, तो ये गरम गरम उसका पूरा गर्मी जो है वो फैल जाती है, उसकी बू है सब तरफ आने लगती है और पूरा माहौल जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। Often it rains as a result of volcanic eruption। तो often उसके बाद में क्या होती है, बरसात होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो हमेशा क्या होती है, बरसात होती है। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू द हॉट गैसेस। पूरे माहौल का टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाता है। फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट्स बरीड अंडर द हॉट मड। और सारा वोल्केनो जो निकल के बहने लगता है तो उसके नीचे गांव है, जमीन है, सब घर है, सब के सब उसके नीचे दब जाते हैं। बरी, बरी होना यानी उसके नीचे जो है वो दफन हो जाते हैं। हाँ, volcanoes erupt, volcano eruptions, कहाँ है अम्मा अब्बा कैसे चिल्लाते रहे हो? volcano eruptions in the sea as they do not do on land. The same substances that comes out during the eruption of volcano on the land are ejected during the eruption of the volcano in the sea। जैसे जमीन में जितनी चीजें बाहर आती है ना वोल्केनो में से, पानी में भी उतनी ही चीजें बाहर आती है जब पानी में वोल्केनो होता है। सम आइलैंड आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज इन द सी। और इसी की वजह से मैंने बोली ना अभी कि वोल्केनो की इरप्शन की वजह से क्या बनता है, पहाड़ बनता है। बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं जब वो पूरा निकल के बाहर आने लगता है और वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा समंदर में कई बार ऐसा हुआ है और समंदर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन गए और समंदर के बाहर आने लगे तो वो आइलैंड दिखने लगे। समंदर के बीच में ही देखो छोटा सा जमीन का टुकड़ा नजर आता है ना, जमीन दिखती है बीच में ही समंदर के, किधर किधर जमीन दिखती है ना, वो उसी की वजह से होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, टू स्टॉप इट आफ्टर इट्स इरप्शन और टू कंट्रोल इट। However, by means of science and technology, it is possible to predict an eruption and to take immediate steps for disaster management। यानी हम उसको रोक नहीं सकते, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो वोल्केनिक इरप्शन को रोक सकती है। हाँ, लेकिन इरप्शन होने वाला है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो शायद वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है। नाउ व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक तो आपने उस दिन देखे थे, अर्थक्वेक कैसे होता है वो। What will happen if an earthquake and volcanic eruption occur at the bottom of the sea? Earthquake और वोल्केनिक इरप्शन अगर बॉटम ऑफ द सी में होता है तो क्या होगा, तो ये हम लोग अभी देखेंगे। तो उससे क्या बनती है, बहुत बड़ी बड़ी समंदर की लहरें, समंदर की लहरें उठती है और जिसकी वजह से क्या होता है, कौन सी वेव्स आती है, हाँ कौन सी वेव्स आती है, सुनामी की वेव्स आती है। ठीक है, बड़ी बड़ी वेव्स बनती है और उससे सुनामी आती है और सुनामी से देखो कैसे बर्बादी होती है, पूरी पूरी तौर पे सुनामी से कैसे सब गांव शहर, देखो कैसी लहरें आ रही है, दिख रही है आप लोग को। ज्यादा बारिश होती है ना तो और तेज सुनामी आती है। बारिश की वजह से सुनामी नहीं आती है, अभी वही तो पढ़ा मैंने, बारिश की वजह से
बरसात की वजह से सुनामी नहीं आती है। सुनामी किसकी वजह से आती है? समंदर में जैसे जमीन के ऊपर लावा फूटता है ना, वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसी तरह से समंदर में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उस वक्त सुनामी आती है। हाँ, समंदर में जब अर्थक्वेक होता है तो उस वक्त में सुनामी आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि बरसात की वजह से सुनामी आती है। बरसात की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, लेकिन सुनामी नहीं हो सकती बरसात की वजह से। हाँ, तो बरसात की वजह से नहीं होती है सुनामी, जो है वो समंदर में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है या समंदर में जब ये अर्थक्वेक होता है उस वक्त में सुनामी होती है। दिख रही है अभी? देखो कैसे सुनामी की वेव्स पीछे से आ रही है। हाँ, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि अब देखते हैं हम किताब में हमारे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। पेज नंबर 68 पर हम लोग देखेंगे। 68 पर सुनामी के बारे में लिखा हुआ है। ये दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है वो। What is an earthquake? Earthquake तो हमने देखे। What will happen if an earthquake and volcanic eruptions occur in the bottom of the sea? तो उसी से क्या होती है? सुनामी आती है। As on land, earthquake and volcanic eruption occurs at the bottom of the sea too. जैसे जमीन पे होता है वैसे समंदर में भी होता है, क्योंकि समंदर के नीचे भी जमीन ही है ना। समंदर का पानी ऊपर है लेकिन नीचे क्या है? जमीन है ना। If an earthquake occurs at the bottom of sea, the energy released pushes the water upward. और वो एनर्जी क्या करती है? पानी को ऊपर फेंकती है, ढकेलती है। As a result of this, a peculiar type की वजह से क्या होता है? एक अलग टाइप की जो है वो, बहुत ही अलग टाइप से जो है वो एक वेव्स आती है। दिस वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्सेस, बट दे स्टार्ट spreading very fast at long distance. The velocity of these waves is 800 to 900 kilometer per hour. उसकी स्पीड जो है वो 800 से 900 किलोमीटर पर आवर होती है। When they reach a coastal area, their velocity is reduced, but their height is found to have increased tremendously, even to about 30 meters. इतने ऊंचाई तक उसकी लहरें उठती है, 30 मीटर, यानी कितनी बड़ी बिल्डिंग की उतनी इतनी ऊंची उठती है उसकी लहरें। ठीक है, Such a wave generated by an earthquake or volcanic eruption. देखो बार बार बोल रहा है वो, ऐसा सब क्यों होता है? जब समंदर के अंदर अर्थक्वेक होता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, हाँ, is called a tsunami. Such a wave generated by an earthquake or volcanic eruption on the ocean floor is called tsunami. Tsunami is a Japanese word which means harbor wave. उसका मतलब है हार्बर वेव। हार्बर यानी समंदर का जो किनारा होता है ना, उसको बोला जाता है हार्बर। तो किनारे से निकली हुई वेव्स। डिस्ट्रक्शन इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? सब बर्बाद हो जाता है ना सुनामी की वजह से, तो वो है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी। बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर डिस्ट्रॉयड। देयर इज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। बहुत लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोगों का रुपए पैसे का भी बहुत नुकसान होता है। बोट्स एंड शिप्स नियर द कोस्ट गेट डैमेज। सब बोट और शिप डैमेज हो जाती है। ट्रीज गेट अपरूटेड। अपरूटेड यानी पूरे जड़ से उखड़ जाते हैं। लैंडस्लाइड टेक्स प्लेस ऑन द लार्ज स्केल
लैंडस्लाइड होती है, सब ज़मीन पे सब पहाड़ बिहाड़ की चट्टानें सब निकल के आ जाती है। चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्प। ठीक है, हर चीज में इतना सारा सब चेंज आ जाता है। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस अराइज, है ना, अब इतना गड़बड़ हो जाएगा, सब ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसमें रुकावट आएगी। द बिजनेस इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सी इज एडवर्सली affected and normal day-to-day life is disrupted. Large scale damage is caused to harbor, और जो हार्बर होता है जहाँ पर आके शिप लगती है ना, जो किनारा होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सब सुनामी के इफेक्ट है। अब देखेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमको क्या क्या एहतियात करना चाहिए। When tsunami waves is formed due to an earthquake or in the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is made of its progress and a warning of the danger is issued to the people in the coastal area. For this purpose, an artificial geostationary सैटेलाइट इज ऑफ ग्रेट यूज। तो ये सब करने के लिए हमको एक सैटेलाइट भेजनी पड़ेगी जो हमको पता लगाएगी कि सुनामी वेव्स आने वाली है या नहीं, और हम अपने आप को बचा सकते हैं उससे। और अगर नहीं बचा सके, आ गई सुनामी वेव और सबकी बर्बाद सब करके हो गया, तो भी हम लोगों को उसके आगे की प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को किस तरह से नॉर्मल लाइफ में ले आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी किसको बोला जाता है, जो तूफान आता है ना, हवा का झक्कड़ जिसको बोलते हैं, बहुत जोर से हवा चलती है, देखे होगे तुम लोगों ने, टॉर्नेडो वगैरह भी होता है ना जिसको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टॉर्म। देखेंगे अभी हम स्टॉर्म कैसे होता है। स्टॉर्म देखो, तूफान, हवा का झक्कड़ दिख रहा है यहाँ पे, कैसे हवा चल रही है, देखो ये देखो कैसे समंदर में कितने तेजी से गोल गोल घूम रहा है ना, ये सब जो है वो तूफान है। देखो ये समंदर में है, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स देखो सब कैसे, इसमें भी हर चीज़ जो है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, डिज़ास्टर है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि ये लेसन जो है आपको अगली क्लास में भी है। ओके, तो ये स्टॉर्म है, अलग अलग तरीके से तूफान आया हुआ है, और तूफान से जो है वो हर चीज़ जो है वो बर्बाद हो गई है। देखो तूफान से कैसे सब हवा से सब उड़ के चले गया, झाड़ में अटक गया, किधर किधर सब सब खत्म हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह भी सब जो है वो इस हवा से, तूफान से जो है वो गिर जाती है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दिख रहा है, ये सब स्टॉर्म की वजह से होता है, स्टॉर्म इफेक्ट है। ठीक है, तो हर एक का इफेक्ट वही है, हर एक से क्या चीज़ हो रही है, इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, और बहुत सारा हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। What gives rise to storm? What are their effects? तो storm किसकी वजह से आता है? We have already learned about the formation of storm and their effects. Suppose you are caught in a storm. What will you do to keep yourself safe? अगर हम स्टॉर्म में फंस गए तो क्या करेंगे हम अपने आप को बचाने के लिए? हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, रेगुलरली कट डाउन ट्रीज और ब्रांचेस एट दैट आर लाइकली टू फॉल एंड कॉज डैमेज। है ना, आपने देखा होगा अभी बरसात के मौसम के बाद में कुछ लोग आते हैं और हमारे जो ट्रीज होते हैं उसकी ब्रांचेस वगैरह को काटते हैं, जो बहुत बड़ी 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 हो जाती है ना, देखा होगा ना, तुम्हारे एरिया में भी होगा ऐसा।
पेड़ पौधे जो है वो, हाँ, उसको ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज बोलते हैं, ट्रिमिंग। तो वो करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होती है, वो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती है वो थोड़ी हवा चलेगी तो टूटकर किसी के ऊपर गिर के नुकसान कर सकती है। इफ़ यू आर आउटसाइड, टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम, inform your close relative and friend about your exact location. At home, shut the walls of gas regulator and turn off the electric supply. ये सबसे पहला काम करना चाहिए। ज़रा भी हवा तेज़ चल रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तूफानी लग रहा है, तो सबसे पहले गैस का रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक के स्विचेस सब बंद कर देने चाहिए। मेक टेलीफोन कॉल्स टू वार्म योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रोबेबल डेंजर। टेल देम टू गो टू सेफर प्लेस। अगर तुमको पता लग गया, बोरीवली में मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे तूफान जैसा कुछ लग रहा है, तो मैं तुरंत अपने मीरा रोड और इधर के आजू बाजू के लोगों को फ़ोन करके बोल दूंगी कि ऐसा तूफान लग रहा है यहाँ पे, तुम लोग भी अपनी अपनी बचाव का रास्ता बना लो। गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। और अगर समझो मेरा घर यहाँ पर है, बोरीवली स्टेशन के पास में है, तो जो लोग दूर जाने वाले लोग हैं और वो लोग रोड पर चल रहे हैं और उनको कोई आसरा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वक्त में उन लोगों को अपने घर में आसरा देना चाहिए, जगह देनी चाहिए रुकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन। United Nations established a standing international organization, UNDP, in 1965. About 177 national forms all over the world are members of the UNDP. One of the main functions of this organization is to send equipment, financial aid, and also volunteers to the place of the disaster. ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी ऐसी बर्बादी आती है वहाँ पर उन लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोग पहुँचाते हैं, खाना पीना कपड़ा ये सब चीज़ें पहुँचाते हैं, और कुछ वॉलंटियर्स उनके आते हैं जो लोगों को उस चीज़ में से निकालने की कोशिश करते हैं, उनको दिलासा देते हैं। In addition, international medical team and group of other experts are also sent, और उनके साथ में जो मेडिकल टीम होती है वो भी भेजी जाती है। और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स से ने कभी कभी क्या होता है, ऐसे हादसों की वजह से कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी सही करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके लिए लोग आते हैं। और ये सारे लोग कहाँ से आते हैं, UNDP से आते हैं। Refer to the lesson on winds in the standard 7 in the geography textbook and read the part about storm. तुमको ज्योग्राफिया में भी सबक है, हवा सबक है ना, हवा, उसको पढ़ने से भी आपको और समझ में आएगा कि तूफान मतलब क्या होता है। 13 अक्टूबर अभी हम लोगों ने मनाया इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर। अक्टूबर की 13 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर होता है। With the help of your teacher, prepare a PowerPoint presentation on effect of national calamities and measures of their management and present it in the class. आपको बनाना है PPT और आपको बतानी है स्कूल खुलने के बाद। और ये लेसन के ऊपर ज़्यादा क्यों जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये सेम लेसन, इसका अगला हिस्सा आपको 8वीं में है। अभी आप 7वीं में हो ना, इसका अगला हिस्सा 8वीं में है। तो पूरा आप लोगों को ध्यान में आया होगा, पूरा लेसन आ गया ध्यान में। हेलो हेलो, हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को लेसन? बहुत अच्छा लगा ना? ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेसन सब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ें नहीं आएगी उसको आप लोग क्या करेंगे,
गूगल पर सर्च करके और समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेसन वैसे भी आप लोग बार बार जाके यूट्यूब से देख सकते हो। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।